हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है रेवेन्यू। ठीक है, अब दो तीन ही चैप्टर बच गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि सीक्वेंस क्या चल रहा है हमारा। जैसे मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपने गुड प्रोड्यूस किया, उस पर कॉस्ट लगा दिया। अभी आप कॉस्ट पढ़ के आए हैं कि कितना खर्चा हुआ, चाहे आपने टोटल कॉस्ट पढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा, एवरेज कॉस्ट पढ़ा। ठीक है, तो आपने कॉस्टिंग लगा दी, मार्केट भेज दिया, अब आपको आएगा रेवेन्यू। तो देखते हैं रेवेन्यू होता क्या है। डूले के द्वारा द रेवेन्यू ऑफ ए फॉर्म इन इट्स सेल रिसिप्ट। रिसीप्ट का मतलब आपको पता है, जो चीजें रिसीव हो रही। तो आपने सेल जो किया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मनी रिसीव। जो भी मनी आपको रिसीव हुआ है, क्या करने पे? सेल करने पे। कमोडिटीज का जो आपने सेल किया, जो आपने प्रोड्यूस किया था, उससे जो आपको मनी रिसीव हो रहा है, वो आपके लिए क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। ठीक है, इट मीन्स बाय, एक और जो डेफिनेशन दिया हुआ है, इट मीन्स बाय सेलिंग ए कमोडिटी वॉट एवर मनी ए फॉर्म्स रिसीव्स इज कॉल्ड इट्स रेवेन्यू। तो जो भी एक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको सेल किया मार्केट में, और जो पैसा आ रहा है उनके पास, वो उनका क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज सेल रिसीट्स और सेल प्रोसीड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब ये वही सब कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार आप पढ़ के आ चुके हैं। लाइक टीसी पढ़ लिया, टीयू पढ़ लिया, टीपी पढ़ लिया, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, सो अब देखेंगे हम टोटल रेवेन्यू क्या है। टोटल मनी रिसीट्स ऑफ ए फॉर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन आउटपुट। यानी कि टोटल पैसा, टोटल मनी रिसीट आपको कितना रिसीव हुआ है अपने कमोडिटीज को सेल करने पे। तो टी आर इक्वल टू क्या हो गया? प्राइस इंटू क्वांटिटी। मान लीजिए प्राइस आपका 10 रुपया था, 15 पीस आपने उसको सेल किया, तो टोटल जो मनी आपको रिसीव हुआ वो कितना हुआ? 150 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये तो आपको डायलॉग भी याद होगा, 150 रुपया देगा, वही वाला 150 रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका ए आर, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज आप पता ही है आपको, ठीक है ना, पर यूनिट। तो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज द रेट एट विच आउटपुट इज सोल्ड। किस रेट पे? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, उसे हम समझेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे कैसे हम एसी निकालते थे तो क्या करते थे? टीसी बटा क्वांटिटी कर देते थे। वैसे ही एआर जब हम क्या कर रहे हैं? टीआर बटा क्वांटिटी कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो चीजें हैं वो मैं समझा रहा हूं, इससे करने पे आपको एआर मिल जाएगा। बट ये समझिए कि क्या टीआर को भी हमने पढ़ा कि टीआर के जगह पे हम अभी यहां पढ़ के आए हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो टीआर के जगह मैंने लिख दिया प्राइस इंटू क्वांटिटी। डिवाइड हम किससे करेंगे? क्वांटिटी से। तो ये क्वांटिटी कट जाएगा, तो बच क्या गया? यानी ए आर इक्वल टू क्या आ गया? हमारा प्राइस। यानी जो हमारा हमारा जो ए आर होता है ना, वही हमारा क्या होता है? प्राइस होता है। ए आर जो होता है वो क्या होता है? हमारा प्राइस होता है। जो जहां जहां आप ए आर देखेंगे, वही आप उसका जो गुड्स सेल हो रहा है उसको आप उसका प्राइस समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एम आर, चेंज इन टी आर व्हेन वन मोर यूनिट। यानी एक एडिशनल यूनिट जैसे ही आप एड ऑन करते हैं तो उसमें जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम आर। और ये भी फॉर्मूला आप बहुत बार देख के आ चुके हैं। टी आर एन माइनस, जैसे मान लीजिए एमसी था तो क्या था? टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। ठीक है, तो एम आर क्या हो गया? चेंज, एक दूसरा फॉर्मूला एम आर इक्वल टू चेंज इन टी आर बटा चेंज इन क्वांटिटी। अब देखिए कुछ कुछ बुक्स में डिफरेंट तरीके से ये चीजें दी गई हैं। जैसे बहुत जगह पे क्या दिया गया है ना, पहले टी आर और एम आर का रिलेशन दिया हुआ है, फिर ए आर और एम आर का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, मैंने कंबाइन कर दिया है बस। ठीक है, चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि टेबल एक भी रहेगा तो उससे आपको सारी चीजें समझ में आ सकती हैं इजीली। चलिए देखते हैं हम बिहेवियर ऑफ ए आर। अब स्लैश प्राइस, यानी ए आर को ही हम प्राइस बोल चुके हैं, अभी हमने सॉल्व किया है। इन डिफरेंट मार्केट्स। अब मार्केट्स आपका सबसे लास्ट चैप्टर, यानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है ना वो आपको मार्केट होता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत भी नॉलेज आपको मार्केट का है, या मैं थोड़ा सा जो बता दूंगा उतना ही मान के चलना है। ठीक है ना, फिर आप मार्केट जब पढ़ेंगे ना तो रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मार्केट में मार्केट 4 होते हैं आपके इस क्लास के अकॉर्डिंग। ऐसे मार्केट्स और भी हैं। परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है आपका मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, ये 4 मार्केट्स होते हैं। ठीक है, इनका नाम आगे आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जब ए आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, मैंने कोड वर्ड भी लिख दिया है भैया। 1 लो या 10 लो, रेट सेम ही लगेगा। जैसे कुरकुरे आप लेने गए, 10 रुपए का कुरकुरे है, अब तुम 1 पैकेट ले लो या 10 पैकेट ले लो, कुरकुरे का प्राइस सेम ही रहने वाला है। ये होता है या नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि 10 या 100 पीस ले लेंगे तो वो आपको कुछ सस्ता कर दे।
ठीक है, तो आउटपुट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। ए आर को जब भी मैं बोल रहा हूं ए आर देखोगे आप उसको प्राइस ही समझोगे, ठीक है। टी आर बढ़ रहा है। अब इसमें जो चेंज है वो देखिए 10 10 10 का चेंज, 10 का चेंज। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ए आर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो ए आर और एम आर क्या हो जाता है, एम आर भी क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। बात समझिए, क्योंकि टी आर में आपने क्या पढ़ा है, ऐसा हो क्यों रहा है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं। टी आर का मतलब ही हमने पढ़ा प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब प्राइस तो आपका क्या है, बोल सकते हैं इसको कि ये तो कांस्टेंट कर दिया सर आपने, सब में 10 10 ही लिख दिया, तो क्वांटिटी 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो ये 10 20 30 ही होते चला जाएगा। और इसमें जो चेंज निकालोगे वो भी क्या निकलेगा, कांस्टेंट ही निकलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपका एम आर है वो भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब इसको देखते हैं ऐसा होता कहां है। When AR is constant, MR is also constant and equal to AR। यानी जब AR को आप कांस्टेंट कर रहे हैं तो MR भी कांस्टेंट हो जा रहा है और AR के बराबर है, ठीक है। और ये होता कौन से मार्केट में है, ये परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन आप डिटेल में मार्केट में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस थोड़ा सा बताया जा रहा है आपको। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, होमोजीनस यानी एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। यानी कुरकुरे जो है, कुरकुरे वैसे इसका एग्जाम्पल नहीं है, मान लीजिए राइस है, तो राइस यहाँ पे जितने रुपए केजी मिल रहा है सामने वाले दुकान में भी उतने रुपए ही मिलेगा। अब आप 5 केजी लो 10 केजी लो, वो प्राइस उतना ही लगाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, प्राइस 10 का 10 ही लगेगा, चाहे इस दुकान लो या उस दुकान में लो, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे ही प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्राफ बना है, यूनिट 10 मैंने यहाँ दे दिया, तो यहीं पे क्या है आपका, इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ए आर को हम प्राइस ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ए आर 10 ही है, एम आर आपका क्या है 10 ही है, तो यहाँ पे जितने भी ऐसे लाइन क्लिक करना चाहो आप क्लिक कर दो, सब जगह क्या है 10 पे ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसीलिए किताब में क्या है ना, अलग अलग दिया हुआ है, ए आर एम आर का रिलेशन अलग बता दिया गया है, फिर टी आर एम आर का रिलेशन अलग बताया गया है। मैंने अभी आपको ए आर एम आर का रिलेशन बता दिया, ए आर कॉन्स्टेंट है, एम आर भी कॉन्स्टेंट है। अब हम देखेंगे टी आर और एम आर का। तो टी आर इंक्रीजेज एज कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ये 10 10 से ही बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि एम आर भी क्या है, कांस्टेंट है, और एम आर एक कांस्टेंट क्यों है, आपके ए आर के वजह से, है ना। तो टी आर इंक्रीजेस, टी आर जो बढ़ रहा है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो एम आर भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ए आर इंटू क्यू ही क्या होता है, हमारा टी आर होता है। ए आर यानी वही प्राइस हमारा इंटू जो क्वांटिटी करते हैं वही तो हमारा टी आर का फॉर्मूला है। इसी वजह से एम आर भी हमारा क्या निकलता है, कांस्टेंट निकलता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, प्रोटोटाइप यहां मैं बना दे रहा हूं, क्योंकि 10 10 फिर ये हो जाएगा, फिर ये, तो ऐसा करके स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टी आर और एम आर का रिलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड केस, ए आर जब डिक्रीज करे, यानी जब प्राइस आपका डिक्रीज करने लगे, तो फिर क्या रिलेशनशिप बिल्डअप होगा टी आर एम आर में और ए आर एम आर में, वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ टी आर 10 से 19 हुआ, 19 से 27 हुआ, तो टी आर से हम एम आर निकाल सकते हैं। ऊपर में 10 का 10 हो गया, 10 में 19 में से 10 माइनस करेंगे 9 हो गया, 27 में से 19 माइनस किए 8 हो गया, तो ये एम आर लिख दिया हमने, और ये ए आर यानी प्राइस दिया हुआ है। अब इसको समझते हैं। ये आप डायग्राम बहुत बार देख चुके हैं, टी यू एम यू से लेकर सारी चीजें पर देख चुके हैं। जहां पे ये मैक्सिमम होता है वहां पे जो भी एम से रिलेटेड, जैसे एम सी है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो सेम ही है, इसलिए आपको इजी लगेगा, दोनों चीजें कंबाइन करके पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। देखते हैं, व्हेन एआर डिक्रीजेज, एआर कितने से डिक्रीज कर रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, होप आपको दिखाई दे, क्योंकि टेबल भी आपको शो करना है मुझे। हाँ देखिए, एआर डिक्रीजेज, एआर कितने से डिक्रीज कर रहा है, 10 से 9.5, 9.5 से 9, यानी 0.5 से जब एआर डिक्रीज करवा रहे हैं हम, तो एमआर में कितना का गैप आ रहा है, 1 का। ये देखिए हर जगह कितने का चेंज है, 1 का, ठीक है। यानी कि एआर से ज्यादा जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो एमआर में आ रहे हैं, यानी एआर में जब, यानी प्राइस में आप थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, तो एमआर में कुछ ज्यादा ही चेंज आ जाता है, ठीक है। और ऐसा होता कि इसमें है दो तरीके के मार्केट में, मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में। ये दोनों मार्केट क्या होते हैं ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मोनोपोली में हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर। जैसे एग्जांपल लेता हूं, पीडीलाइट कंपनी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बात समझ लीजिए कि जितने भी ये जो जैसे फेविकॉल हो गया और ऐसे जो पेंट्स वगैरह कुछ कुछ हैं,
मतलब गोंद वगैरह की जितनी भी चीजें ना सब ये पिडलेट ही कंपनी बनाती है, ठीक है ना। मेरे को नाम अभी उतने सारे याद नहीं आ रहे, फेविकॉल और जैसे जैसे है, फेविगम हो गया, फिर शायद वो बॉन्डफिक्स हो गया, तो ये सब जो है ना ये पिडलेट कंपनी का ही है। यानी क्या हो गया, सिंगल सेलर हो गया। अब सिंगल सेलर क्या कर सकता है, वो प्राइस कुछ भी रख सकता है। या एक एग्जांपल समझिए, मोनोपोली को समझाने का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। ऐसे समझिए, आप लोग, ये पहाड़ है, यहाँ पे जा रहे हैं, आपकी ये रोड है, ये बाइक पंक्चर हो गई, ठीक है ना। अब बाइक पंक्चर हो गई, यहाँ पे एक दुकान वाला है, ठीक है। अब आपने पूछा कि भैया पंचर बना दोगे, कितना लोगे। पंचर बनाने का मान लो रेट है 80 रुपया, ये बोल रहा है मैं 200 रुपये लूंगा। बोला भैया ये तो बहुत ज्यादा है, आप गलत कर रहे हो। और ठीक है, गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आपको बनवाना है कहीं और से बनवा लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट अब 17 किलोमीटर के बाद ही है पंचर की दुकान। यानी क्या हो गया, ये सिंगल सेलर हो गया इस एरिया में। ये प्राइस बढ़ाए घटाए आप ही को इसी से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे कमोडिटीज में क्या होता है, वो सिंगल सेलर होता है। तो अगर वो प्राइस बढ़ाएगा घटाएगा, आपको खरीदना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बायर्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है, ठीक है। तो हल्का सा प्राइस डिक्रीज होता है ना, तो चीजें अब डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको डिक्रीज का केस, क्योंकि हमने देखा है ए आर डिक्रीजिंग का हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। हमने क्या लिखा है, ए आर इज डिक्रीजिंग। जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्या होता है वो बोल रहे हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं विद क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसका भी परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे टूथपेस्ट है ना। टूथपेस्ट का बहुत सारा एग्जांपल है, आप देख लीजिए, क्लोजअप है, दंत क्रांति है, पेप्सोडेंट है, और क्या है, और तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे, यानी ये सब क्या होता है, प्रोडक्ट तो डिफरेंट होता है, लेकिन इनके जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो इसके लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हल्का सा प्राइस में डिक्रीज करेंगे ना, यानी इस केस में क्या हो सकता है, हम ज्यादा सेल कर सकते हैं थोड़ा सा प्राइस घटा के, कि ठीक है भैया मैं 50 पैसा घटा रहा हूँ या 5 रुपया घटा रहा हूँ, आप 100 पीस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं टीआर में क्या हो रहा है। अब टीआर का देखिए, 9 का चेंज है, 8 का चेंज है, 7 का चेंज है, यानी टीआर इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो अब रिलेशनशिप देखते हैं, टीआर इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एमआर क्या कर रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है। एमआर लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो याद कीजिए, पुराना जितना भी रिलेशन हमने पढ़ा सब में ऐसा नहीं होता था। टीयू क्या होता, नहीं टीयू में तो ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे रिलेशनशिप में आपने देखा है कि मतलब एमयू जो पढ़ते थे धीरे धीरे वो डिक्रीज कर रहा है, फिर जीरो, फिर निगेटिव आ जाता था, ठीक है ना। तो मैं ये बस रिलेट करके बता रहा हूं कि आपको याद रहे, लगभग चीजें सेम ही चल रही है, ठीक है ना। और डायग्राम भी आप देख लो सेम ही है, ठीक है ना। जहां पे टीआर क्या है, मैक्सिमम होगा, वहां पे क्या होगा, एमआर जीरो, ठीक है। ये एआर है, एआर कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पूछा जा रहा है क्या एमआर जीरो हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तो यहाँ पे जो दिखाया है एमआर को सिर्फ 6 तक दिखाया है, तो क्या एमआर जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, निगेटिव भी जा सकता है। देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ दिया तो थोड़ा टफ ही हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है जनरली। तो आउटपुट दिया है मैंने 1 2 3 4 5, एआर दिया है। अब देखो प्राइस डिक्रीज होते जा रहा है, टीआर टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ते जा रहा है, यानी चीजें परचेज हो रही हैं, आपको पैसे आ रहे हैं, मनी रिसीव हो रहा है। एमआर देखिए क्या हो रहा है, एक पॉइंट के बाद जीरो हो जा रहा है, फिर निगेटिव हो रहा है। तो हो क्या रहा है, व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग टीआर स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, यानी स्टॉप्स नहीं होगा, स्टार्ट्स होगा, ठीक है ना। टीआर बढ़ रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, बिकम कांस्टेंट। एक पॉइंट पे आके देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, और उसके बाद क्या होगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जहां पे टीआर कांस्टेंट होगा वहां जैसे कैसे पढ़े थे, टीयू जहां पे मैक्सिमम होता है वहां पे एमयू क्या होता था, जीरो होता था, वैसे ही सेम है, टीआर जहां पे मैक्सिमम है वहां एमआर क्या हो गया, जीरो हो गया। व्हेन टीआर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग देन एमआर इज निगेटिव। तो जहां यहां से टीआर अगर डिक्रीज करना शुरू किया, वहां से एमआर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। सिचुएशन क्या है, भैया तुम सारी ले जाओ, इतना सा रख के क्या करूंगा। जैसे आप देखते होंगे कि लास्ट टाइम पे जो वेजिटेबल्स या जो मंडी वगैरह पे वहाँ सब्जी बिक रही होती है, वहां पे आप जाते हैं, तो वहां पे होता क्या है जनरली, कि उनके पास जो भी टोकरी वगैरह में बचा रहता है वो बोलते हैं भैया आप पूरा ले जाओ,
ठीक है ना, इतना सा रख के ही क्या करूंगा मैं, तो क्योंकि नया परचेज फिर सुबह करेंगे, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा बचा के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों करेंगे, वो जो होता है जो बचता है कम प्राइस करते, देखो यहाँ प्राइस घटते जा रहा है, एआर देखिए आप, एआर लगातार घटते जा रहा है, ठीक है ना, इसमें भी इनका प्रॉफिट रहता है, ऐसा नहीं कि वो लॉस खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट इनका रहता ही है, रेवेन्यू है ना, क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है तभी तो वो सेल कर रहे हैं, तो प्राइस डिक्रीज वो कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा प्राइस आप डिक्रीज करते जाइएगा तो एक टाइम पे एमआर आपका जीरो हो जाता है, फिर वो निगेटिव भी जाएगा, ठीक है, इसलिए वो सब कुछ सेल कर देते हैं, जितना जो लास्ट बचा है क्वांटिटी वो सेल कर देते हैं कि वो फिर फ्रेश स्टॉक खरीद सके। अब रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर क्या हो गया, टीआर इंक्रीज कर रहा था कांस्टेंट रेट से, एमआर भी कांस्टेंट था, टीआर इंक्रीज किया किससे, डिक्रीजिंग रेट से, एमआर भी डिक्रीज किया, टीआर जहां पे मैक्सिमम हुआ एमआर जीरो हो गया, टीआर जहां से डिक्रीज करना शुरू हुआ एमआर निगेटिव हो गया, नॉर्मल रिलेशनशिप है। एआर एमआर का क्या करेंगे रिलेशनशिप का, ये थोड़ा अजीब है, इसको देख लीजिए, इस पर मैंने क्या किया है, दोनों जो पॉइंट्स पढ़े उनको मिक्स कर दिया, व्हेन एआर इज कांस्टेंट एमआर इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये फर्स्ट वाले केस का है, ये देखो, व्हेन एआर इज कांस्टेंट एमआर इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये कौन से मार्केट में हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में हो रहा है, ठीक है ना, जब आपने प्राइस को कांस्टेंट रखा तो क्या हो रहा है, और दूसरा केस पढ़ा जब हम प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं, एआर को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो यहां पे मैंने वो दोनों पॉइंट्स को मिक्स कर दिया कि व्हेन एआर इज कांस्टेंट एमआर भी कांस्टेंट होगा और इक्वल टू एआर होगा, कौन से, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में, लेकिन व्हेन एआर डिक्रीज है, जब एआर को आप डिक्रीज कर रहे हैं एमआर भी डिक्रीज कर रहा है, किससे, एआर से ज्यादा डिक्रीज कर रहा था, याद कीजिए 0.5 से एआर गिर रहा था, लेकिन जो एमआर था वो आपका 1 से डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, कौन से मार्केट में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, ठीक है। सो ये रहा इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक दिया है, एआर और एमआर का ही रिलेशनशिप पूछा जाता है दो केस में, एक जब प्राइस कांस्टेंट हो, अच्छा देखिए जब एआर एमआर का पूछा जा रहा है सिर्फ आप एआर एमआर का रिलेशनशिप लिख के आइए, ठीक है ना, उसमें टीआर एमआर की चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो एआर एमआर का जब रिलेशनशिप पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ एआर और एमआर की बात ही लिख के आए, टेबल बना के आइए, कब, जब प्राइस कांस्टेंट है तो क्या हो रहा है, और प्राइस फॉल हो रहा है आउटपुट के बढ़ने पे तो क्या हो रहा है, दोनों केसेस हमने पढ़ा है, ठीक है ना, फोकस आपको एआर एमआर पे करना है, टीआर और एमआर पे नहीं करना है, क्यों, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि टीआर एमआर का जो रिलेशन है ना वो पुराने बहुत सारे रिलेशन से मैच करता है, इसलिए टीचर्स ये जनरली देते नहीं है, ठीक है, वो एआर और एमआर का ही रिलेशन आपको पूछेंगे, ठीक है ना, देख लीजिए, एआर ये केस हो गया सेकंड जिसमें एआर डिक्रीज कर रहा था, दूसरा केस जो था वो क्या था जिसमें एआर कांस्टेंट था, यानी प्राइस कांस्टेंट था, यही दो पूछा जाता है, ठीक है, एआर एमआर का रिलेशनशिप, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है, तो यहीं पे आपका लेक्चर द एंड हुआ, ठीक है, कोई डाउट रह गया, अगर आपको लगता है कि इससे समझ नहीं आया तो मैं एक एक केस जो है ना उसका पूरा टेबल, प्रॉपर टेबल बना के और डायग्राम के तरीके से मैं आपको पूरा समझा दूंगा, इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया, ऐसे ये इजी तरीका है, 2-4 केसेस पढ़ने पड़ते हैं, उसकी वजह से मैंने उसको 2 में ही बना दिया, ठीक है ना, तो कोई भी अगर डाउट रह जाता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेम ही यही पीडीएफ मिलेगा आपको, कोई और स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, एक बार आपका ये इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बीएसटी की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, सो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वो भी पढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है, मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है ना, पूरी की पूरी वीडियो उस पर बन जाएगी, ठीक है ना, मैंने चीज़ों को बहुत थोड़ा शॉर्ट वे में पढ़ाया है, ठीक है ना, 30 मिनट्स 35 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर, खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट स्टफ्स है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वही मैंने सिर्फ पढ़ाया है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, सर ने एक्सप्लेन नहीं किया या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप मेरे को जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है ना, उस पर पूरा का पूरा वीडियो बन जाएगा, सो फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।